नमस्कार। इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम झांक रहे हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान के उस खजाने में हाँ। जिसे चाणक्य नीति कहते हैं। हाँ। हमारा इरादा है इन सदियों पुरानी बातों को मतलब आज के दौर के आईने में देखना, कुछ दिलचस्प कहानियों के जरिए। बिल्कुल, कहानियों से बात ज्यादा आसानी से समझ आती है। हाँ, तो देखेंगे कि कैसे ये 5 सूत्र हमें फैसले लेने, रिश्ते निभाने और शायद जिंदगी में थोड़ा और सुकून पाने की राह दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोज। पहला सूत्र, सच कहूं तो पहली नजर में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। हाँ, वो स्त्रियों वाले दोष वाला। हाँ, वही। इसका शीर्षक कुछ ऐसा है, स्त्रियों के प्राकृतिक दोष। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी ही है, या ये असल में एक गहरी चेतावनी है उन खतरों के बारे में जब हम जज्बातों में बहकर फैसले ले लेते हैं? सही बात नहीं करते थे। सही। तो कहानी हमें ले चलती है प्राचीन रोम। सोचिए, मार्क एंटनी, एक महान रोमन सेनापति। जूलियस सीजर का दाहिना हाथ। हाँ बिल्कुल, जिसने रोम का झंडा दूर दूर तक फहराया। रोम की शान उसकी रगों में थी और दुनिया जीतने का सपना उसकी आंखों में। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक चतुर राजनेता भी था, है ना? जी हाँ, काफी प्रभावशाली व्यक्ति था वो। फिर बात है 41 ईसा पूर्व की। एंटोनी पहुंचता है मिस्र और वहां उसकी मुलाकात होती है रानी क्लियोपाट्रा से। क्लियोपैट्रा, इतिहास की सबसे मशहूर महिलाओं में से एक। और सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, अपनी तेज बुद्धि के लिए भी जानी जाती थी। बिल्कुल, वो मिस्र को ताकतवर रोम के साये से आजाद रखना चाहती थी। उनका अपना एजेंडा था। और यहीं से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, क्लियोपैट्रा का आकर्षण, उनकी बातें, उनका अंदाज एंटनी पर जादू सा कर देता है। जैसे वो नील नदी पर शाही नाव के सैर, सोने की थालियों में दावतें और साथ में चनपती मीठी मीठी राजनीतिक गुफ्तगू। यहीं पर वो चाणक्य की चेतावनी की आहट सुनाई देती है, जब दिल मतलब दिमाग पर हावी होने लगता है। बिल्कुल। उधर रोम में उसका कॉम्पिटिटर ऑक्टेवियन मौके की तलाश में था। हाँ, वो इंतजार कर रहा था कि एंटनी कोई गलती करे। एंटनी की पत्नी फुल्विया की मौत के बाद उसने हालात संभालने के लिए ऑक्टेवियन की बहन ऑक्टेविया से शादी भी कर ली। सोचा होगा कि इससे रोम में उसकी स्थिति मजबूत होगी। लेकिन मिस्र और क्लियोपैट्रा का नशा उतरा नहीं। ये एक कश्मकश थी, रोम या मिस्र, कर्तव्य या प्रेम, दिल या दिमाग। और एंटनी ने चुना प्रेम। वो पूरी तरह भावनाओं में बह गया। उसने रोम की दौलत और जमीनें मिस्र को तोहफे में दे दी। ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, और क्लियोपैट्रा के बच्चों को रोमन साम्राज्य के वारिस घोषित कर दिया। ये तो रोम के सीने पर छुरा चलाने जैसा था। उफ। और आखिरकार उसने ऑक्टेवियन के खिलाफ जंग छेड़ दी। ये फैसले रणनीति से नहीं, सिर्फ जज्बात से लिए गए थे। साफ दिख रहा है। जिसका नतीजा हम जानते हैं, बहुत भयानक हुआ। 31 ईसा पूर्व एक्टियम की लड़ाई में हार। कहते हैं क्लियोपैट्रा की नेवी पीछे हटी तो एंटनी भी उसके पीछे चल दिया। सेनापति का अपनी सेना को छोड़ देना। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। बाद में क्लियोपैट्रा की मौत की झूठी खबर सुनकर उसने खुदकुशी की कोशिश की। मरने से पहले सच पता चला, क्लियोपैट्रा के पास पहुंचा और फिर दोनों ने साथ में जान दे दी। रोम का हीरो प्रेम की कहानी में एक तरह से दुखद अंत को प्राप्त हुआ। बिल्कुल। और ऑक्टेवियन बन गया ऑगस्टस सीजर, रोम का पहला सम्राट। उसने मौके का पूरा फायदा उठाया। तो चाणक्य का सूत्र क्या कह रहा है? वो किसी लिंग विशेष की बुराई नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं लगता। वो कह रहा है, प्रेम करो पर होश मत खो। एंटनी की कहानी एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे निजी भावनाएं अगर काबू में न रहें तो बड़े से बड़े लीडर को, बड़े से बड़े साम्राज्य को जमीन पर ला सकती हैं। और ये बात सिर्फ राजनीति या युद्ध तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिजनेस में भी यही होता है। जब पर्सनल लाइक्स, डिसलाइक्स कंपनी की पॉलिसी पर हावी हो जाएं, तो नुकसान तय है। दिल और दिमाग का संतुलन ही कुंजी है। संतुलन, ये शब्द महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। ये एक बार सवाल पूछता है, स्वर्ग कहाँ है? दार्शनिक सवाल है। हाँ, क्या वो बादलों के पार है या यहीं इसी धरती पर? चाणक्य क्या कहते हैं इस बारे में? इसकी कहानी है राजेश की, एक आम किसान। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, पर मन में बेचैनी थी। कैसी बेचैनी? बेटा शहर कमाने गया था, महीनों से कोई खोज खबर नहीं। पत्नी से रोज के किचकिच और पड़ोसी की नई गाड़ी देखकर मतलब जलन होती थी। अच्छा, ये एहसास तो बहुत आम है ना? हमेशा कुछ कमी महसूस होना, दूसरों से अपनी तुलना करना। हाँ, राजेश की जिंदगी इसी असंतोष से भरी थी, जैसे सूखी जमीन। फिर क्या हुआ? फिर गांव में सूखा पड़ गया, फसलें चौपट, घर में अनाज की किल्लत, चिंता और झगड़े और बढ़ गए। मुश्किलें और बढ़ गईं। हाँ, लोग उसे दुखी राजेश कहने लगे। एक शाम वो ऐसी उदास बैठा था
कि एक बुजुर्ग संत वहां से गुजरे। अच्छा, संतों की कहानियां हमेशा दिलचस्प होती हैं। संत ने उसकी उदासी का कारण पूछा। राजेश फपक पड़ा। बेटे की बेरुखी, पत्नी से अनबन, पैसे की तंगी, पड़ोसी से जलन, सब कह डाला। मन का गुबार निकल गया। हाँ। संत मुस्कुराए और उसे 3 बहुत ही सीधे साधे काम करने को कहा। ये राजेश के लिए एक मोड़ था। क्या थे वो 3 काम? सुनने में आसान लग रहे हैं। पहला, बेटे को चिट्ठी लिखो, पर कोई शिकायत नहीं, बस प्यार और उसकी खैरियत पूछो। बिना उम्मीद के। दूसरा, आज शाम बीवी की कोई एक छोटी सी ख्वाहिश बिना बहस किए पूरी कर दो। अच्छा, छोटी सी बात। और तीसरा, रात को सोने से पहले एक कागज पर लिखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, सेहत, घर, परिवार, और उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। मतलब कृतज्ञता, गैटिट्यूड। हाँ, बिल्कुल। राजेश को लगा इसमें हर्जी क्या है। उसने हिचकिचाते हुए ये करने का फैसला किया। और नतीजा? क्या बदला इससे? नतीजा चौंकाने वाला था। चिट्ठी भेजने के कुछ हफ्तों बाद बेटा लौट आया। अरे वाह! बोला, बापू, आपकी चिट्ठी पढ़कर लगा कि मैं आपको कितना मिस कर रहा था। देखा, शिकायत न करने का असर। और पत्नी, जब राजेश ने बिना कहे उसकी पसंद की साड़ी ला दी तो रो पड़ी। घर का माहौल बदल गया। छोटी सी चीज से इतना बड़ा बदलाव। और जब राजेश ने वो लिस्ट बनाई तो हैरान रह गया। अरे, मेरे पास तो सेहत है, छत है, परिवार है। उसे पहली बार लगा कि वो गरीब नहीं, अमीर है। पर्सपेक्टिव बदल गया उसका। हाँ, धीरे धीरे बारिश भी हुई, फसलें लौटी और राजेश के मन में शांति आ गई। उसे लगा स्वर्ग तो यहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चाणक्य यही कह रहे हैं, स्वर्ग कोई जगह नहीं, ये मन की एक हालत है ना? हाँ। ये मिलती है परिवार के प्यार में, जीवन साथी के साथ में, और जो अपने पास है उसके लिए शुक्रगुजार होने में। असंतोष जिंदगी को नर्क बना देता है, पर शुक्राना और प्यार के छोटे कदम इसे स्वर्ग बना सकते हैं। इसे बिजनेस में कैसे देख सकते हैं? बिजनेस में भी अपनी टीम की कद्र करना, जो रिसोर्स है उनका सही इस्तेमाल करना, और कंपटीशन से जलने के बजाय सीखना, ये तरक्की और सुकून दोनों देता है। संतुष्टि मतलब कंटेंटमेंट। वाह, क्या बात है, संतुष्टि। अब आते हैं रिश्तों पर। तीसरा सूत्र। चाणक्य कहते हैं रिश्ते खून से नहीं, कर्म से बनते हैं। ये भी गहरी बात है। मतलब हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी ही रिश्ते को असली मायने देती है। महाभारत में तो इसके कई उदाहरण बिखरे पड़े हैं। हाँ, महाभारत तो रिश्तों की प्रयोगशाला जैसी है। सही कहा। जैसे भीष्म पितामह, गंगा के पुत्र, हस्तिनापुर के वारिस, पर पिता शांतनु सत्यवती से शादी करना चाहते थे, जिसकी शर्त थी कि सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा। तो भीष्म के सामने बड़ा धर्म संकट था। हाँ, चुनाव था, अपना हक या पिता की खुशी। उन्होंने राजपाट ही नहीं छोड़ा, जिंदगी भर शादी न करने की कसम भी खा ली। भीष्म प्रतिज्ञा, कर्तव्य की पराकाष्ठा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी था। जीवन भर हस्तिनापुर की सेवा की, पर कुरुक्षेत्र में चाहते हुए भी पांडवों का साथ न दे सके, कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा। हाँ, कर्तव्य निभाया, पर मन हमेशा दुविधा में रहा। उनका कर्म उन्हें महान भी बनाता है और दुखद भी। दूसरी तरफ राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, और शायद मन में पांडवों के लिए जलन भी थी। और पुत्र मोह। हाँ, वो तो सबसे बड़ा कारण था। जब बेटा दुर्योधन गलत रास्ते पर चला, तो बेटे के मोह में अंधे होकर उसे रोका नहीं, बार बार उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया। मतलब उन्होंने राजा का कर्म, पिता का सही कर्म नहीं निभाया। और नतीजा महाभारत का महाविनाश, 100 बेटों की मौत, कुल का नाश, और बाकी जिंदगी सिर्फ पछतावे में गुजरी। यहाँ मोह ने कर्तव्य को ढक लिया। लेकिन दोस्ती की मिसाल भी है, कृष्ण और सुदामा। हाँ, ये कहानी सबको पता है। सुदामा गरीब ब्राह्मण, कृष्ण द्वारिका के राजा, पर बचपन के दोस्त। सुदामा मदद मांगने गए, पर संकोच में कह ना पाए। कृष्ण ने दोस्त की हालत देखी, बिना कहे सब समझ लिया, और बिना मांगे ही इतना दिया कि सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। यहाँ रिश्ता कर्म से बना। कृष्ण ने राजा होने का फर्ज नहीं, दोस्त होने का कर्म निभाया, है ना? बिल्कुल, सच्ची मित्रता का कर्म। और सीता और राम को 14 साल का वनवास मिला। सीता राजकुमारी थी, चाहती तो महल में रह सकती थी। राम ने कहा भी, पर सीता ने चुना पति के साथ वन जाना। कहा, आपके बिना महल भी नर्क है, आपके साथ जंगल भी स्वर्ग। उन्होंने पत्नी होने का रिश्ता अपने कर्म से निभाया, हर मुश्किल में साथ देकर। तो इन सब कहानियों से क्या निचोड़ निकलता है? निचोड़ यही है कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, बाप बेटे का, दोस्त का, पति पत्नी का, उसकी असली पहचान कर्म और कर्तव्य निभाने से है। खून का रिश्ता काफी नहीं। हाँ,
भीष्म का कर्तव्य उन्हें महान बनाता है, धृतराष्ट्र का मोह पतन लाता है। कृष्ण की दोस्ती कर्म पर टिकी है, सीता का धर्म उनके चुनाव में दिखता है। अंधा लगाव या मोह रिश्तों को खोखला कर देता है, जबकि सोच समझकर निभाया गया कर्तव्य उन्हें मजबूत बनाता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही है। टीम मेंबर या पार्टनर की वैल्यू उसके काम, उसकी जिम्मेदारी और वफादारी से तय होती है, सिर्फ पुराने कनेक्शन से नहीं। प्रदर्शन मायने रखता है। बिल्कुल सही, प्रदर्शन। अब अगला सूत्र, चौथा, ये हमें आगाह करता है उन लोगों से जो मुंह पर मीठे होते हैं पर दिल में जहर रखते हैं। अच्छा, मतलब छुपे हुए दुश्मन। हाँ, चाणक्य कहते हैं, ऐसे इंसान से बचो जो मीठे जहर के घड़े जैसा हो, ऊपर से दूध अंदर जहर। खतरनाक। इसकी कहानी के लिए चलते हैं मुगल बादशाह अकबर के दरबार में। राजा मान सिंह, आमेर के राजा। हाँ, मान सिंह अकबर के नवरत्नों में तो नहीं थे, पर एक बहुत खास और भरोसेमंद सेनापति जरूर थे। हाँ, अकबर के लिए कई लड़ाइयां जीती, साम्राज्य फैलाया, बाहर से देखने में बड़े वफादार, हमेशा अकबर की तारीफ करने वाले। हाँ, मान सिंह एक दिलचस्प किरदार हैं इतिहास में। राजपूत राजा, मुगल दरबार में ऊंचा पद, वफादारी दिखाते थे, पर शायद मन के किसी कोने में अपनी राजपूत पहचान और थोड़ी कड़वाहट भी रही हो। ऐसी राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। और ये कड़वाहट तब और बढ़ गई जब अकबर ने मानसिंह की बेटी का रिश्ता अपने बेटे जहांगीर सलीम के लिए ठुकरा दिया। अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता थी। तो ये अपमान उन्हें चुभ गया होगा। हाँ, बहुत। जाहिर है उन्होंने गुस्सा दिखाया नहीं, मीठे बने रहे, पर अंदर ही अंदर उन्होंने खेल खेलना शुरू कर दिया। कैसा खेल? उन्होंने खुलकर बगावत नहीं की, बल्कि अंदर खाने अकबर के खिलाफ काम किया। शहजादे सलीम को भड़काया कि अकबर उसे गद्दी नहीं देना चाहता। अरे अरे। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप जैसे राजपूतों के खिलाफ मुगलों का साथ दिया, जिससे वो अपने ही लोगों में गद्दार भी कहलाए। दोहरा खेल। ये क्लासिक उदाहरण है उस छुपे हुए दुश्मन का, जिसके बारे में चाणक्य आगाह करते हैं। सामने तारीफ, पीठ पीछे साजिश। अंजाम क्या हुआ? क्या अकबर को पता चला? धीरे धीरे अकबर को शक होने लगा। शायद बीरबल जैसे सलाहकारों ने भी कान भरे हों। मानसिंह का असली रंग सामने आने लगा। तो क्या उन्हें सजा मिली? हालांकि उन्हें कोई बड़ी सजा तो नहीं मिली, पर अकबर का भरोसा उठ गया। दरबार में उनका रुतबा कम हो गया। इतिहास में वो एक ताकतवर सेनापति तो माने जाते, पर राजपूतों का एक तबका उन्हें आज भी शक की निगाह से देखता है। उनका दोहरापन आखिर में उन्हीं पर भारी पड़ा। तो सबक साफ है? हाँ, सबक साफ है। खुला दुश्मन फिर भी बेहतर है छुपे हुए दोस्त से। चाणक्य कहते हैं, मीठी बातों पर मत जाओ, कर्म देखो। एक छोटा सा अपमान भी किसी को अंदर से इतना बदल सकता है कि वो भरोसे के लायक न रहे। बिजनेस में भी ऐसा होता होगा? बिल्कुल, बिजनेस में भी ऐसे लोग मिलते हैं। मीटिंग में वाहवाही करेंगे और बाद में आपकी जड़ें काटेंगे। चौकन्ना रहना जरूरी है। ट्रस्ट बट वेरीफाई। बहुत पते की बात, ट्रस्ट बट वेरीफाई। और अब आज का आखिरी 5वां सूत्र, ये हमें याद दिलाता है कि सबसे महफूज राज वो है जो सिर्फ हमारे सीने में दफन है। ये भी बहुत जरूरी बात है। दोस्ती चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, अपने सबसे बड़े राज बताने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, क्योंकि इंसान का मन बदल सकता है। कहानी आज के जमाने की है, राज और अमित लंगोटिया यार। अच्छा, आज की कहानी। हाँ, बचपन से साथ, कॉलेज साथ, और अब एक बड़ी आईटी कंपनी में भी साथ। दोस्ती ऐसी कि घरवाले भी एक दूसरे को जानते थे। दोनों ने मिलकर चुपके चुपके एक कमाल का सॉफ्टवेयर बनाया था। ऐसा सॉफ्टवेयर जो उनकी कंपनी के काम करने का तरीका बदल सकता था। ओहो, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट था। हाँ, प्लान था कि मौका देखकर इस सॉफ्टवेयर के साथ अपनी कंपनी खोलेंगे। वादा था, ये राज हम दोनों के बीच रहेगा। ये बहुत नाजुक स्थिति होती है। दोस्ती भी दांव पर और भविष्य का सपना भी। भरोसा बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल, सब ठीक चल रहा था कि एक दिन एक मीटिंग में उनके सीईओ ने अमित को सबके सामने बुरी तरह डांट दिया, उसके कोड में कुछ गलतियों को लेकर। उफ, पब्लिक में डांटना तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, अमित को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। उसी शाम किसी काम को लेकर राज से भी उसकी थोड़ी कहासुनी हो गई। छोटी सी बात थी, लेकिन उस अपमान के बाद शायद वो ज्यादा संवेदनशील हो गया होगा। हाँ, बस अमित के मन में आ गया कि राज भी उसे नीचा दिखा रहा है। गुस्से और अपमान की आग में अमित ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या किया उसने? मुझे डर लग रहा है। अगले दिन वो सीधे सीईओ के पास गया और सब उगल दिया, सॉफ्टवेयर के बारे में, उनके स्टार्टअप प्लान के बारे में। नहीं।
हाँ, शायद उसने सोचा कि इससे वो सीईओ की नजरों में चढ़ जाएगा और राज को सबक सिखा देगा। एक पल का गुस्सा। और सालों की दोस्ती और मेहनत पर पानी फिर गया। कितना दुखद। बिल्कुल। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देकर सॉफ्टवेयर अपने कब्जे में ले लिया। कहा कि ये कंपनी के टाइम और रिसोर्स से बना है। राज की उम्मीदें टूट गईं। और अमित का क्या हुआ? अमित को प्रमोशन मिला, पर दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। राज ने कुछ टाइम बाद कंपनी छोड़ दी। अमित वहीं रहा, पर शायद मन में पछतावा लिए। वो सॉफ्टवेयर बाद में कंपनी ने लॉन्च किया, बिना राज के नाम के। चाणक्य यहाँ कितने सही साबित होते हैं। राज वही सुरक्षित है जो तुम्हारे पास है। दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन अपने सबसे अहम राज, खासकर वो जो आपके करियर या सुरक्षा से जुड़े हों, उन्हें किसी को बताने से पहले 1000 बार सोचें। क्योंकि इंसान है, जज्बातों में, गुस्से में, जलन में या छोटी सी गलतफहमी में भी ऐसा कदम उठा सकता है जो आपके लिए तबाही ला दे। हाँ, ये सच है। इसीलिए बिजनेस वर्ल्ड में नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट यानी गोपनीयता समझौते इतने जरूरी होते हैं। जानकारी को सीमित रखना पड़ता है। भरोसा अपनी जगह, पर समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो हमने देखा चाणक्य के ये 5 सूत्र सदियों पुराने होकर भी आज हमारे पर्सनल रिश्तों, करियर और यहाँ तक कि मन की शांति के लिए कितने काम के हैं। जी बिल्कुल। ये हमें इंसानी फितरत, स्ट्रैटेजी, रिश्तों की सच्चाई और असली खुशी पाने के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। एंटोनी की कहानी ने सिखाया भावनाओं पर काबू रखना। राजेश ने दिखाया कि असली स्वर्ग बाहर नहीं, अंदर है। महाभारत ने रिश्तों में कर्म की अहमियत बताई। मानसिंह ने छुपे दुश्मनों से सावधान किया। और राज अमित ने राज रखने का सबक दिया। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में, जहां इन्फॉर्मेशन और इमोशन सेकंडों में वायरल हो जाते हैं, हम अपनी समझदारी, मतलब विवेक, और अपने रिश्तों की गरिमा को कैसे बचाए रख सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। शायद जवाब इन्हीं सूत्रों में है। हाँ, शायद लोगों के कर्मों पर ध्यान देना, अपने जज्बातों को समझना और काबू में रखना, जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना। और ये याद रखना कि असली खुशी चीजों में नहीं, अपने अंदर के सुकून में है, संतोष में है। बिल्कुल। इस गहरी बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।